लोकसभा चुनाव के लिए 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होनी है। उन पर सबकी नजर रहेंगी कि आखिर कौन सी पार्टी कितना दमखम दिखाती नजर आएगी। सभी पार्टियां यूं तो काफी जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन इस बार कहा यह जा रहा है कि इंडिया वर्सेस एनडीए की जो अब तक की जंग बताई जा रही थी, उसमें उत्तर प्रदेश में इंडिया दल की कुछ लापरवाही की वजह से एक तीसरा मोर्चा बन गया और बीएसपी भी अकेले चुनावी मैदान में है, जिसकी वजह से अब लड़ाई काफी हद तक त्रिकोणीय कई सीटों पर बन चुकी है। पहले तो बसपा ने बनाई दी थी, लेकिन अब चौथे उम्मीदवार जो पीडीएम के होंगे वो भी यहां पर मुश्किलें बढ़ाएंगे। जी हां, जैसा कि आप जानते हैं, एक तरफ एनडीए जिसमें इस बार काफी हद तक उनकी ताकत बहुत मजबूत है। पहले तो एनडीए में सिर्फ बीजेपी और अपना दल सोनेलाल पार्टी थी 2014 और 2019 में, लेकिन अब तो 2024 में उनके साथ करीब 5 पार्टियां हैं, जिसमें बीजेपी, आरएलडी, अपना दल सोनेलाल, संजय निषाद की यहां पर पार्टी, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी और कुछ और अन्य पार्टियों का उनको भारी समर्थन मिला हुआ है। फिर दूसरी तरफ अगर हम इंडिया दल की बात करें तो सपा कांग्रेस मुख्य रूप से है, इसके अलावा कोई और नहीं। लेकिन अगर यही सपा कांग्रेस के साथ अगर अखिलेश अपने साथ पल्लवी पटेल को जोड़ लेते, चंद्रशेखर आजाद को जोड़ लेते, ओवैसी को जोड़ लेते, स्वामी प्रसाद मौर्य को जोड़ लेते, तो यहां पर इनकी ताकत ही मजबूत हो सकती थी। 4-5 सीटों पर तो हो ही सकती थी, जिसमें मिर्जापुर की बात कर ले, कुशीनगर की बात कर ले, और जिन सीटों पर मुस्लिम दावेदार रहते वहां पर ओवैसी उनकी मजबूती बढ़ाते। फिर इसके बाद अगर मायावती साथ आ जाती तो कम से कम 25-30 सीटों पर मजबूती मिलती। लेकिन इंडिया दल की कुछ लापरवाही और सीटों के लालच की वजह से कहा जाता है विश्लेषकों द्वारा कि कहीं ना कहीं इंडिया दल ने इन नेताओं का साथ ना लेकर गलती कर दी। सबसे बड़ा नुकसान ओवैसी, मायावती और अखिलेश दोनों को पहुंचा सकते हैं। कहने को तो कहा जा रहा है कि ओवैसी को कांग्रेस ने दबा दिया है। ओवैसी को लेकर हाल ही में खबरें थी कि ओवैसी अपनी हैदराबाद सीट को लेकर बहुत असुरक्षित हैं। हैदराबाद सीट से इस बार बीजेपी ने माधवी लता को उतारा है, और माधवी लता का आप जगह जगह इंटरव्यू देख रहे होंगे, उनकी डिबेट शो में एंट्री और इंटरव्यू देख रहे हो, कितना ज्यादा उनको प्रचार करने का मौका मिल रहा है, जिसकी वजह से बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं बहुत अच्छी स्थिति बन गई हैदराबाद सीट पर। और ओवैसी को कांग्रेस अंदरूनी तौर पर समर्थन दे रही है, एक कमजोर उम्मीदवार उतारकर, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन कांग्रेस ने इसके लिए शर्त रखी है कि आप उन सीटों पर अपना प्रत्याशी नहीं उतारोगे उत्तर प्रदेश और बाकी राज्यों में जहां कांग्रेस के साथ बाकी दल के प्रत्याशी हैं। तो अगर आप देखें उत्तर प्रदेश में अभी तक ओवैसी की एआईएम जो अभी तक कह रही थी कि 25 सीटों पर वो कैंडिडेट उतारेंगे, उनका एक भी कैंडिडेट नहीं आया है, एक भी कैंडिडेट। यहां तक कि ओवैसी की एआईएम के प्रवक्ता जो थे, हाल ही में उन्होंने इस्तीफा देते हुए ये कहा कि ओवैसी कांग्रेस से डर गई है, क्योंकि कांग्रेस की सरकार है तेलंगाना में, रेवंत रेड्डी और कांग्रेस के नेताओं ने उनको दबा दिया है। लेकिन इसका फायदा यूपी में अखिलेश को मिलेगा, मायावती को नहीं, क्योंकि मायावती के मुश्किलें बढ़ाने के लिए वहां पर ओवैसी अपने मुस्लिम दावेदारों को कहीं ना कहीं पल्लवी पटेल की पार्टी और बाकी अन्य दलों के साथ उतार सकते हैं। साझा उम्मीदवार, अपना खुद की पार्टी की संबल का उम्मीदवार नहीं, साझा उम्मीदवार। तो ये ओवैसी की रणनीति है, जिससे मायावती और अखिलेश को नुकसान जो पहुंचना था, अब सिर्फ और सिर्फ मायावती को नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि सपा के साथ कांग्रेस भी है। जैसा कि आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में तो कांग्रेस को अगर नुकसान पहुंचाने जाएंगे ओवैसी, तो कांग्रेस उनको नुकसान हैदराबाद में पहुंचा देगी एक मजबूत उम्मीदवार उतारकर। फिर जो वोटों का बिखराव होगा उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। लेकिन अब बसपा ने, जो पहले मायावती काफी तारीफ कर रहे थे ओवैसी, उनको पीएम कैंडिडेट मान रहे थे, अब वो बसपा की तरफ से अगर हम देखें तो यहाँ पर ओवैसी का साथ ना लेना भी एक बड़ी चुनौती बन गया। अब ओवैसी, पल्लवी पटेल कितनी मुश्किलें किसके लिए बढ़ाएंगे, ये देखना दिलचस्प रहेगा। खबरें तो आपने भी सुनी होंगी कि पल्लवी पटेल मायावती से बातचीत संपर्क में थी, ओवैसी संपर्क में थे, लेकिन मायावती ने इन दी एंड सब साफ कर दिया कि वे अकेले ही हैं इस बार। एकला चलो की रणनीति पर है, वो कितनी कारगर होगी ये देखना दिलचस्प रहेगा। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।